गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से एक बार जवाब दीजिएगा। और आप लोगों ने जैसी फरमाइश की थी उस फरमाइश के अकॉर्डिंग आज हम जो क्लास आपके लिए लेकर आए हैं वो है इम्यूनाइजेशन। एक ऐसा टॉपिक जिससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं, और जब इस पूरे टॉपिक को हम कवर कर लेंगे तो आगे इस टॉपिक से तो क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ये जो भी बातें इस टॉपिक के बारे में पढ़ी जानी चाहिए एक नर्सिंग एस्पिरेंट को, एक नॉर्सेट एस्पिरेंट को, वो सब हम यहाँ पर कवर करने वाले। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग राज, गुड इवनिंग लखन, गुड इवनिंग दीप, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम गुड। आप सभी लोग बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूं। तो हम यहाँ पर इस क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। अब आप ये देखिएगा कि जो भी क्वेश्चन आपके इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड आपके बनते थे, जहां पर आप परेशान होते थे, क्या वो सभी टॉपिक अभी क्लियर होते जा रहे हैं या नहीं? आज का टॉपिक इम्यूनाइजेशन है। जी हाँ, बिल्कुल इम्यूनाइजेशन है। ये रैपिड रिवीजन 2.0 पहले वाले रैपिड रिवीजन से अलग है क्या? बिल्कुल 2.0 है बेटा, ये अलग वर्जन है ना? ये उससे बहुत ज्यादा बेहतरीन है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। सर साउंड बफर हो रहा है आपका बेटा जी, सभी बच्चे बता दीजिए क्या ऐसा है क्या ना, क्योंकि होता है कभी कभी एक बच्चे के हो सकता है, लेकिन क्या सभी बच्चों को ऐसा लग रहा है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऐसा लग रहा है सभी को? ऐसा ये तो नहीं होना चाहिए। मैं माइक चेंज कर लेता हूँ, वेट। अभी देखिए, अभी बता दो फटाफट से, फिर हम क्लास की शुरुआत करते हैं। इस क्लास में आप इस इमेज को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक व्यक्ति दिखाया गया है जो कि क्या कर रहा है, जो कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है क्या आवाज, साउंड ठीक? तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों इम्यूनिटी की। जब आप इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इम्यूनिटी क्या है, हम बहुत थ्योरेटिकल नहीं जाएंगे, चीजों को समझने की कोशिश करें। इस इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा सुना होगा कोविड के अंदर। प्लीज लुक इनटू इट्स। गिरीश बेटा हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो। यूट्यूब क्लास में मैं आपको लॉग इन लॉग आउट तो नहीं सिखाने वाला हूँ, है ना? इतना तो थोड़ा सा कॉमन सेंस रखो आप लोग। अच्छा चलिए। तो कोविड के अंदर आप लोगों ने बहुत इम्यूनिटी शब्द को सुना होगा। प्रतिरक्षा तंत्र, स्व प्रतिरक्षा तंत्र हमारे बॉडी का अंदर, कि हमारी बॉडी का ऐसा सिस्टम जो कि हमारी बॉडी को जो बाहर के जितने भी एंटीजन है, डस्ट पार्टिकल है, डर्ट पार्टिकल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, उनसे बचाए रखने का काम जो सिस्टम करता है वो होता है इम्यून सिस्टम। क्या होगा? इम्यून सिस्टम। और इसी तरह से आप इम्यूनिटी की बात कर लोगे कि व्हाट इज इम्यूनिटी, तो कह दीजिएगा इट इज बॉडीज एबिलिटी टू डिफेंड इटसेल्फ। कि जितने भी पैथोजेंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, जो भी सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी को हार्मफुल होते हैं। वॉइस ब्रेक? अरे ये क्या हो रहा है बेटा? अभी तक तो हुआ नहीं, आज की क्लास में क्यों हो रहा है ये? बिल्कुल ठीक ठाक सा मुझे दिख रहा है सब। अभी भी बीच बीच में बफर आ रहा है। आ, ऐसा क्या? गड़बड़ सी कुछ हो रहा। अभी बोलना, अभी देखना एक बार। अभी भी आ रहा है क्या? अभी एक बार मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यू, आप बताइएगा मुझे प्लीज, एक बार चेक कर लेते हैं। क्योंकि हम ये नहीं चाह रहे हैं बिल्कुल भी कि जब हम क्लास को इतना बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करके आए हैं, बहुत सब कुछ आपको बताना चाह रहे हैं, तो इस वॉइस के इशू से तो ये नहीं होना चाहिए। अभी क्लियर है?
ना, ये कुछ नहीं होना चाहिए बेटा। क्लियर? ओके, ओके। कर दें शुरू फिर आगे? बोलो। नाउ ओके? चलो। तो इम्यूनिटी का मतलब है जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स, पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उनसे बॉडी को बचाना, कि बॉडी की ये वो एबिलिटी। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं यहां पर एक शब्द इसके लिए यूज कर देता हूं कि ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जहां पर हेल्थ को मेंटेन रखने की कोशिश की जाती है। ठीक है। अब इम्यूनिटी की टाइप की आपने बात की, तो आपने इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दो इम्यूनिटी पढ़ते हो आप। कि इनेट इम्यूनिटी का मतलब है जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, कि जब हम पैदा हुए तो इस इम्यूनिटी को लेके पैदा हुए। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब है जो कि ओवर टाइम डेवलप होती है, जिसको हम एडप्ट करते हैं, जहां पर हमारा जो इम्यून सिस्टम है सीखता है, एक्वायर करता है। जैसे जब हम पैदा हुए, इनेट इम्यूनिटी की जब बात करते हैं, तो स्किन हमारे अंदर पहले से थी, जो कि हमारी बॉडी को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्राइमरी प्रोटेक्शन के लिए जिम्मेदार होती है स्किन। कुछ केमिकल प्रोटेक्शन, जैसे कि स्टमक के अंदर जो एसिड पाया जाता है, कुछ इम्यून सेल्स, ये सभी जब हम पैदा हुए, तो हम जब पैदा हुए थे तो इनके साथ पैदा हुए थे, और ये सभी हमारी बॉडी को बचाने का काम करती है। जब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो यहां हम क्या कह रहे हैं कि जब हमने जन्म ले लिया, तो जन्म लेने के बाद में हम बहुत सारे एंटीजेंस के कांटेक्ट में आए, और उन एंटीजेंस के कांटेक्ट में आने के बाद में हमारी बॉडी की जो डब्ल्यूबीसीज है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एंटीबॉडीज बनाई उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट। और फिर वो एंटीबॉडी काम आ गई, उतना ठीक है, बाकी मेमोरी सेल के रूप में बॉडी में स्टोर हो गई, लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर स्टोर हो गई। तो ये क्या हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जब आप इनेट इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो आपको मैं सिंपल बोलता हूं कि यहां हम स्पीसीज इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी और इंडिविजुअल इम्यूनिटी की बात करते हैं। अब हाँ जी, वैक्सीन, बिल्कुल, वैक्सीन जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आएगा। वैक्सीन लगाई जाएगी और फिर हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, वो हम आगे पढ़ते जाएंगे, डोंट वरी, है ना। सब्र रखें, बाबा के दरबार में सब मिलेगा। अभी तो हम बस थोड़ा सा इम्यूनिटी को देख रहे हैं, कि हम देखते हैं कि हो सकता है कि बहुत सारी डिजीज हैं जो कि ह्यूमंस के अंदर पाई जाती हैं, बहुत सारी डिजीज हैं जो वर्ड्स के अंदर ही पाई जाती हैं, है हाँ या ना? अरे होता है ऐसा। ठीक है। इसके अलावा कुछ रेसेस, रेसेस की अगर बात करें, तो कुछ रेसेस हैं जो कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज के लिए ज्यादा प्रोन होती हैं। ठीक है। और इसके अलावा इंडिविजुअल इम्यूनिटी भी हो सकती है, जिसमें आप क्या बात करेंगे, जो टी सेल्स जिम्मेदार होती है। अब बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। जब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो अब आप यहां से अपना रोल शुरू कर दीजिएगा। मैं बहुत ज्यादा आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूं, बहुत कॉन्टिन्यूस कमेंट आ रहे हैं। हाँ जी, मदर से प्लेसेंटा को क्रॉस करके आता है, आईजीजी, बिल्कुल अभी पढ़ेंगे। राधे राधे सूफी। अभी अभी शुरू किया है, रुक जाओ, आपस में क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? बताऊंगा ना मैं। हाँ, मौका दे दो मुझे। चलो, देखो, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है कि जब एक्टिवली पार्टिसिपेशन होता है इम्यून सॉरी, एक्टिवली पार्टिसिपेशन होता है किसका, इम्यून सिस्टम का। जैसे यहां पर आप लिख दोगे कि एक्टिव रोल अदा करता है, बॉडी प्लेज एक्टिव रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होती है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो यहां पर एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता। सर, इस बात का मतलब समझा दो। देखिए,
मैं आपसे यहां पर एक्टिव इम्यूनिटी को समझाने की कोशिश करता हूं। इसका मतलब है कि जब बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बनाती है, जिसमें हम नेचुरल की बात करें, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कोई इंफेक्शन हुआ, कोई सब क्लिनिकल इंफेक्शन, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि माता मैया निकल गई, उसको रैशेज हो गए, चिकन पॉक्स हो रहा है, और ये कहा जाता है कि चिकन पॉक्स जीवन में एक बार होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर चिकन पॉक्स किसी को हुआ, वेरिसेला जोस्टर ने अपना काम किया, उसके बाद में हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी, और जीवन भर के लिए ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कोई भी इंफेक्शन, जब कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आएगा, हमारी बॉडी कहेगी एंटीजन आया है, अब तो बॉडी को बचाना पड़ेगा। तो इस बॉडी को उस एंटीजन के द्वारा हार्म होने से बचाने के लिए हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। तो इसका एक्टिव पार्टिसिपेशन हुआ क्या? अरे हाँ या ना कह दो ना, हुआ ना? इसके अलावा जब आप आर्टिफिशियल की बात करते हैं तो इसमें आप कह देंगे इम्यूनाइजेशन। अरे आप मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? वैक्सीन लगा रहे हो? अरे वैक्सीन लगी है, वैक्सीन लगती है तो वैक्सीन का मतलब क्या है? वैक्सीन का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आएगा, तो देखो वैक्सीनेशन हम आगे पढ़ने वाले हैं, हमारा मेन टॉपिक तो इम्यूनाइजेशन ही है, हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। लेकिन आप समझने की कोशिश करना कि यहां पर ये जो वैक्सीन है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हमारी बॉडी को डिजीज नहीं करवा सकता, ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को छेड़ सकता है ना। ये छेड़ूलाल है कि ये छेड़ूलाल हमारे इम्यून सिस्टम को छेड़ देगा कि चल क्या कर रहा है, बैठा हुआ है, चल जल्दी से इस वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना दे। समझे आप मेरी बात को? तो ये क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्यों? क्योंकि हम खुद करवा रहे हैं। एक्टिव क्यों? क्योंकि वहां पर इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, एंटीबॉडीज बना रहा है। अरे यस और नो? क्या रूपाली शर्मा, अब आप रूपाली वर्मा, आपको समझ आया? जो आप आपस में अभी कुछ बहस छिड़ गई थी तुम लोगों की, है ना? तो आपको समझ आएगा कि इम्यूनाइजेशन इज आर्टिफिशियल, कौन सी इम्यूनिटी? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कोई भी इंफेक्शन कौन सी इम्यूनिटी? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अच्छा, पैसिव की अगर हम बात करें, पैसिव में नेचुरल बात करें तो माता से, देखो पैसिव का मतलब है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, बना बनाया मिल गया है ना? कि जब बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज गई, सीधी 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 एंटीबॉडी भेज दी कि तू बैठा रहे, है ना? तू आलसी हो जा, कोई बात नहीं, मैं देता हूं बाहर से, तू थक गया, कोई बात नहीं, एंटीबॉडी ही दे दी जाए। तो यहां पर एक तो आप मैटरनल इम्यूनोग्लोब्युलिन, जिसको एंटीबॉडीज ही कहेंगे, जिसमें आप आईजीजी की बात करेंगे, और जैसा कि अभी आप लोग कह रहे थे कि आईजीजी जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, एकमात्र ऐसी इम्यूनोग्लोब्युलिन जो कि किसको क्रॉस कर सकती है? प्लेसेंटा। इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क और कोलेस्ट्रम। ऐसा क्यों कहा मैंने? अरे ब्रेस्ट मिल्क से तो बच्चे की भूख ही तो मिटती है। फिर क्या हुआ? तो बेटा जी ये सुन लीजिएगा कि ब्रेस्ट मिल्क, अरे जितने भी बॉडी सिक्रीशंस हैं, मैं आगे आपको इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में भी एक एक दो दो लाइन बता दूंगा क्वेश्चन वाली, लेकिन सुनना कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए, आईजी ए, ये जो आईजीए है ना, ये हमारे बॉडी के जो सिक्रीशंस है, बॉडी के जो फ्लूइड्स है, इनके अंदर कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन? आईजीए। याद रखोगे? अच्छा एक बात और सुन लीजिएगा, व्हाट इज कोलेस्ट्रम? ये क्या है भैया?
व्हाट इज कोलेस्ट्रम? आंसर कीजिए। फर्स्ट मिल्क, फर्स्ट मिल्क। देखो क्या होता है, बहुत जगह पर, एक नहीं बहुत जगह पर एक्चुअल में जब हम इस फर्स्ट मिल्क की बात करते हैं, हम कोलेस्ट्रम की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा थिक होता है, गाढ़ा होता है और पीला होता है। तो बहुत जगह पर ये कह दिया जाता है कि ये जो येलो थिक फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर है ना, ये तो माता के शरीर की गंदगी है। क्या कह दिया ये? हाँ, कि माता के शरीर की जो 9 महीने की गंदगी है ना, वो निकल रही है। जबकि ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा हो तो वहीं पर रोक देना। अरे रोकने के तरीका समझ लेना, गलत जगह मत रोक देना, पिट जाओगे, है ना? तो रोक देना कि ये मत करो भैया, नहीं करना है ऐसा। ये जो फर्स्ट मिल्क है ये तो येलो है, ये थिक है, यहाँ पर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन है। ये बच्चे को दे दो, क्योंकि ये बच्चे को चाहिए भैया, चाहिए। उसका रीजन दो तीन सुनिएगा। हम ब्रेस्ट मिल्क की बात करते हैं, ब्रेस्ट मिल्क बहुत शानदार है, इसके पास सब कुछ है, सारे गुण हैं इसके अंदर, ये सपूत बेटा है। लेकिन कोलेस्ट्रम उसमें भी बिल्कुल राम है, राम। कि दशरथ के 4 पूत है ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, कि लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न भी बहुत अच्छे, लेकिन सबसे अच्छे कौन? राम जी। ऐसा ही ब्रेस्ट मिल्क जितना भी पिलाया जाएगा, 2 साल तक पिलाया जाएगा, सब बहुत बढ़िया। लेकिन कोलेस्ट्रम कौन? उसमें भी राम जी। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है, बड़े अच्छे से सुनिएगा, कि जब आईजीए की बात करते हैं, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर आईजीए होगा, ठीक बात है, लेकिन कोलेस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क है, इस कोलेस्ट्रम के अंदर याद रखना 5 इम्यूनोग्लोबुलिन पाए जाते हैं। कुछ स्टडीज ऐसा कहती हैं कि आईजीए प्रचुर मात्रा में होगा, मैक्सिमम अमाउंट में होगा, अबंडेंट होगा, लेकिन बाकी चारों इम्यूनोग्लोबुलिन भी टुच्चू टुच्चू सी पाई जाएंगी। और एक बात ये भी ध्यान रहे कि फेंक देंगे तो क्या हो गया सर, कोई बात नहीं, अब मान नहीं रही दादी तो क्या करें? अरे दादी को कह दो मान जाए, क्योंकि बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है ये इमेच्योर होता है। और तो बच्चा क्या करता है, स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं, उसमें बच्चे को एंटीबॉडीज कहां वाली काम में लेगा? मैटरनल इम्यूनोग्लोबुलिन। कि खुद का इम्यून सिस्टम तो इमेच्योर है, जो मदर से मिली है ना, उन्हीं को काम में लेने वाला है। कितने समय तक? 4 3 मंथ्स। क्या याद रख लोगे? सर थोड़ी लेट हो गई, कोई बात नहीं, अभी बहुत ज्यादा नहीं शुरू किया है, जस्ट अब शुरू करेंगे। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई? सर दादी बोलती है कि तुझे ज्यादा पता है क्या? हाँ 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 बोलेंगी बेटा, है ना, मुझे भी बोला था। मैं तो पीडिया का मास्टर, पर उस समय पर मेरी एक ना चली। मेरी बेटी को पैदा होते ही नहला दिया गया, मुझे बाद में पता चला, मेरी रूह कांप गई, लेकिन नहला दिया। क्या बने? आगे सुनते हैं। आर्टिफिशियल की बात करें तो जो रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती हैं, जो हम लोग बाजार से खरीद के खाते हैं, वो, या फिर आप प्लाज्मा थेरेपी की बात कर सकते हो, जो कोविड पेशेंट्स के अंदर दी गई थी। समझ आ गया? ठीक है, इस तरह से आपको इम्यूनिटी समझ में आई। ये इनेट क्या होता है, एक्वायर्ड क्या होता है, रेशियल क्या होता है, स्पेसीज वाला क्या होता है, इंडिविजुअल क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, एक्वायर्ड क्या होता है, एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, ये समझ आया क्या? अरे कह दो ना, अरे बता दो फटाफट से। हाँ जी सर, बढ़े फिर आगे। अरे थम्स अप। हाँ, चल। अगर आप लोग क्वेश्चंस करते हैं तो आप लोगों को पता लगा होगा कि यार ये जो टॉपिक है ना,
इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस है। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है जिसमें आप गेम डी गाम डी कुछ कुछ कहते रहते हो, तो हम इस गेम डी को पढ़ लेते हैं, है ना? गेम डी ऐसा कुछ बोल दें, थोड़ा ठीक लगेगा। एक एक दो दो बातें बता देता हूं। सर वॉइस इशू अगेन, बेटा ये मत कहो ना यार, सच में हो गया है क्या? हाँ, ये फ्लो खराब कर देगा बेटा जी। बोलो भाई। नो सर। क्लियर क्लियर क्लियर। मजे ले रहा है क्या? ये कौन है? सुमित कुमार, तू मजे ले रहा है क्या मास्टर की? हाँ, चलो। इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करते हैं तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं बेटा। ये प्रोड्यूस की जाती हैं बाय प्लाज्मा सेल्स ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। क्या मैंने सही कहा? सर आप कह रहे हो तो सही ही कह रहे होंगे, है ना? तो आप याद रख लेना, 20,000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड होता है ना? अब देखो, देखो एक एक को एक एक दो दो लाइन आप अगर याद रखोगे तो काम हो जाएगा। जैसे आईजीएम है, अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी, तो आप कह देना आईजीएम। आपसे कह दिया जाए एक्यूट इन्फेक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है, आप कह दीजिएगा आईजीएम। पेंटामर फॉर्म में कौन पाया जाता है, आप कह दीजिएगा आईजीएम। अगर पूछा जाए फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन टू अपीयर आफ्टर इन्फेक्शन, तो आप क्या कह दोगे? आईजीएम कह दोगे क्या? अरे कह दोगे या नहीं? कहना पड़ेगा। हाँ, कह दोगे या नहीं? कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आईजीजी बच्चों। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी हो जाएगी? आईजीजी। कितनी? 75%। जो हम एक बात आपसे कह रहे थे कि कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन होगी जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, क्या आंसर कर दोगे? आईजीजी। क्रॉनिक इन्फेक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है? आईजीजी। सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए कौन जिम्मेदार है? आईजीजी। प्राइमरी के लिए कौन जिम्मेदार है? आईजीएम। क्या याद रह जाएगा आपको? इसके बाद में और आगे बढ़े, आईजीए की हमने बात की, तो आईजीए के लिए हम क्या कह देंगे? लोकेलाइज्ड इम्यूनिटी के लिए आईजीए जिम्मेदार है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं, चाहे ब्रेस्ट मिल्क हो गया, चाहे टीयर्स हो गया, चाहे सलाइवा हो गया, चाहे स्वेट हो गया, सभी के अंदर आईजीए पाया जाता है। तो जहां पर ये सिक्रीशंस निकलेंगे वहीं पर ये इम्यूनिटी देगा, उसी जगह पर, है ना? जैसे टीयर्स आंखों को बचाएंगे, स्वेट स्किन को बचाएगा, लाइक दिस। नेक्स्ट वन, आईजीई की अगर बात की जाए तो आईजीई क्या करता है? ये हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जिक रेस्पॉन्स को इंडिकेट करता है। और ये पैरासाइटिक इंफेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है। अरे आपने अगर डब्ल्यूबीसी पढ़े होंगे, वैसोफिल पढ़ा होगा, तो वैसोफिल कुछ केमिकल मीडिएटर्स को सीक्रेट करता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को या हाइपर सेंसिटिविटी जो एक्टिविटी है इनको एक्टिवेट करता है। मास्ट सेल भी इसके लिए जिम्मेदार होती है और आईजीई को रिलीज करता है। ये आईजीई बोन मैरो के पास जाता है, इयोसिनोफिल से कहता है कि पैरासाइटिक इंफेक्शन हो गया, फिर इयोसिनोफिल उस पैरासाइटिक इंफेक्शन को, उस एलर्जिक रिएक्शन को ठीक कर, यही होता है। और पढ़ते हैं आईजीडी जिसको हम सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, और ये बी और टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में मदद करता है।
क्लियर? हाँ जी, हिपेरिन हो गया, हिस्टामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ब्रेडिकाइनिन हो गया, इन सब का सिक्रीशन करता है बेसोफिल। क्या इस तरह से आपको ये पांचों इम्यूनोग्लोबुलिन समझ में आई, जिसमें आप आईजीजी के लिए ये भी कह सकते हो कि मैक्सिमम लाइफ स्पैन या मैक्सिमम हाफ लाइफ इसी की होती है। क्लियर है? अरे बाकी बच्चों तक भी शेयर कर देना, स्टेटस स्टेटस लगा दो इसके, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी बच्चों तक ये क्लास जानी ही जानी चाहिए, क्योंकि इम्यूनाइजेशन हम दो पार्ट्स के अंदर करेंगे। एक पार्ट जो हम आज पढ़ रहे हैं, दूसरा पार्ट हम एक दिन और पढ़ेंगे। एक दिन में पूरा नहीं होगा, है ना? लगभग 2 ढाई घंटे की क्लास हमारी आज होगी और इतनी ही हम नेक्स्ट क्लास लेंगे। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? सभी बच्चों तक पहुंचाना है, ध्यान रहेगा। अब वैक्सीन पर आ गए, है ना कि सर बहुत लगी है सर, कोविड में तो धूम ही मचा दी थी। वैक्सीन 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 यही सब सुनने को मिल रहा था। कोई आपस में मिल रहा था तो पहले पूछते थे क्या हाल है, और अब पूछते थे वैक्सीन लगी या नहीं, है ना? अरे दूसरी लग गई, दूसरी। इस तरह से चलता रहता था, आरोग्य सेतु ही डाउनलोड करते करते निकल गया सर, ठीक है? अब देखिए, जब हम वैक्सीन की बात करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि वैक्सीन एक इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस है। क्या है? इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस है जो कि डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर। ठीक है? अब देखिए, यहां पर आप लोगों को एक दो चीजें, एक दो सिंपल क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। वो क्या? ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है लुईस पाश्चर। क्या नाम है बच्चों? लुईस पाश्चर। इनको हम यहां पर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने ही ये टर्म दी थी। क्या? वैक्सीन। अरे वैक्सीन टर्म किसने दी? आप क्या आंसर करोगे? लुईस पाश्चर आंसर करोगे। कौन कौन सी वैक्सीन को इन्होंने डिस्कवर किया? तो कह देना रेबीज एंड एंथ्रेक्स वैक्सीन। और इसके अलावा ये जब आपने नाम सुना तो आपके दिमाग में जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज कॉजेशन तो आया होगा। किसने दी थी? लुईस पाश्चर ने। क्लियर रही बात? इसके अलावा दूसरे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं एडवर्ड जेनर। कौन है? एडवर्ड जेनर, जिन्होंने कौन सी टर्म दी थी? वैक्सीनेशन। कौन सी टर्म दी? वैक्सीनेशन। और इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन को डिस्कवर किया। क्या आप बताएंगे फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर जो हुई थी वो कौन सी थी? बोलिएगा। वेरी गुड, स्मॉल पॉक्स। कौन सी? स्मॉल पॉक्स। वैक्सीनेशन टर्म दिया गया एडवर्ड जेनर के द्वारा और वैक्सीन टर्म दिया गया लुईस पाश्चर के द्वारा। अब कुछ टर्म यहां पर आप समझेंगे। फर्स्ट इज वैक्सीनेशन, सेकेंड इज इम्यूनाइजेशन। आंसर कीजिएगा, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, सॉरी, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, ये दो टर्म क्या मतलब है इनका? सबसे पहले तो ये बताओ, सेम है या डिफरेंस है कुछ? इम्यूनाइजेशन इज ब्रॉड टर्म इन विच वैक्सीनेशन कम्स। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन दोनों टर्म सेम है क्या? वो था डिफरेंट, ओके। क्या डिफरेंस है?
देखो, जब आप कोविड की वैक्सीन लगवाने गए, कोविड की वैक्सीन की बात करते हैं क्योंकि रिसेंटली तो वही लगी है, बचपन वाली तो याद नहीं होंगी। आप गए थे तो एक वैक्सीन लगाई गई थी, एडमिनिस्टर की गई थी। तो उस इंजेक्शन को लगाना, उस दवाई को शरीर के अंदर डालना, उसको तो हम क्या कह देंगे? वैक्सीनेशन। क्या कह देंगे? वैक्सीनेशन। और उस दवाई के बॉडी के अंदर जाने के बाद इम्यून सिस्टम के एक्टिवेट होने से लेकर एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन, अगर वैक्सीन लगी, वैक्सीनेशन, वैक्सीन लगने के बाद में बॉडी के अंदर वो एंटीजन गया, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, एंटीबॉडीज बनाई गई, वो सारा प्रोसेस क्या है? इम्यूनाइजेशन। क्या है? इम्यूनाइजेशन। ठीक है। सभी बच्चे कुछ 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 तुक्का मार रहे थे, सुन लीजिए। वैक्सीनेशन का मतलब है आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन, है ना? जहां पर आपने बहुत सारी बच्चों वाली रील्स देखी होंगी कि वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो बच्चे तत्सम तद्भव शब्दावली पर आ जाते हैं। तो वैक्सीन लगाना इज वैक्सीनेशन, और एंटीबॉडी का प्रोटेक्शन होना आफ्टर वैक्सीनेशन, इसको हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। दोनों टर्म क्लियर हैं क्या बच्चों? वैक्सीन लगाना इज वैक्सीनेशन, उसके बाद में उसके प्रभाव से एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होना इज इम्यूनाइजेशन। लेफ्ट आउट का मतलब जिनको पास तक वैक्सीनेशन पहुंचा ही नहीं, वैक्सीनेशन नेवर रीच्ड, वो लेफ्ट आउट हो गए ना। ड्रॉप आउट क्या हो गए? कि पॉपुलेशन विद कुछ रह गए उस टाइप, इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन, इसको हम ड्रॉप आउट कह देंगे। फुली इम्यूनाइज किसको कहेंगे? कि चाइल्ड हु रिसीव्ड ऑल ड्यू वैक्सीन्स अकॉर्डिंग टू NIS टिल 1 ईयर ऑफ एज। नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल के अकॉर्डिंग 1 साल तक बच्चे को सारी वैक्सीन अगर मिल गई हो तो उसको हम फुली इम्यूनाइज बोलेंगे। और हु रिसीव्ड ऑल ड्यू वैक्सीन्स अकॉर्डिंग टू NIS टिल 12 to 23 मंथ्स ऑफ एज, उसको कंप्लीटली इम्यूनाइज्ड बोले। क्या आपको ये सारी टर्म समझ में आ गई? जिसमें हमने क्या बोला? जिसमें हमने वैक्सीनेशन के बारे में बोला, इम्यूनाइजेशन के बारे में बोला, लेफ्ट आउट के बारे में बोला, ड्रॉप आउट के बारे में बोला, फुली इम्यूनाइज्ड और कंप्लीटली इम्यूनाइज्ड को पढ़ा। अच्छा, एक शब्द और समझने की कोशिश कीजिएगा, विच इज एटीन्यूएशन। व्हाट डू यू मीन बाय एटीन्यूएशन? तब तुक्का। तुक्का ठीक है, अभी मार रहे हो ठीक है, अगली बार नहीं मारना पड़ेगा ना। अरे अब भी मारना पड़ेगा क्या तुक्का? पढ़ा देने के बाद में भी तुक्के की जरूरत तो नहीं होगी आप लोगों को? बोलो। इंक्रीज एफिशिएंसी। ओके। पैथोजेनेसिटी खत्म करना, पैथोजेनेसिटी पावर को डिक्रीज करना। अच्छा ठीक है, सुनो। अच्छा, हमने कह दिया कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन में हम क्या करते हैं? हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं। पागल है क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बॉडी से बचाते हैं, हम बॉडी के अंदर क्यों इंसर्ट करेंगे भैया? पागल पागल हो गए हो क्या? उसमें पागल पागल नहीं हो गए। प्रोसेस सुनिए। इस इम्यूनाइजेशन के अंदर, इस वैक्सीनेशन के अंदर हम वैक्सीन लगा रहे हैं। हम लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, लाइव भी हो सकता है, किल भी हो सकता है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, पर आप लाइव की बात कर लो। लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। अब आप एक बात सुनो, हम क्या करते हैं लैब के अंदर? इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इतना मारते हैं, इतना मारते हैं,
कि ये बॉडी में जाएगा, इम्यून सिस्टम को छेड़ देगा, लेकिन डिजीज नहीं कर पाएगा। इसकी पैथोजेनेसिटी को क्या कर दिया जाता है? डिक्रीज, जिससे कि ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट तो कर देगा, बॉडी में जाएगा, इम्यून सिस्टम इसको पहचानेगा, पहचानने के बाद में इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा, लेकिन ये बॉडी को क्या नहीं करेगा? हार्म नहीं करेगा। तो एटीन्यूएशन इज डिक्रीज पैथोजेनेसिटी। जहां पर एक कल्चर मीडिया लेते हैं और उस कल्चर मीडिया के अंदर बार 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 मारेंगे, है ना, जिससे कि उसकी सारी अकड़ निकाल देंगे, है ना, कि बहुत परेशान करता है तू, अब आ जा। उस वाली फेज को हम क्या कहते हैं? एटीन्यूएशन। हाँ जी, कल्चर मीडिया एक काम में लिया जाता है और उस कल्चर मीडिया की मदद से हम यहां पर इसकी पैथोजेनेसिटी को डिक्रीज कर बढ़े आगे। क्लियर है क्या? चलो जी, ये टर्म्स आपको समझ में आ गई? जितनी भी टर्म आपको बताई गई, है ना, हमने जितनी भी बातें अभी तक आपको बोली, इम्यूनिटी को हमने समझा कि व्हाट इज इम्यूनिटी, हमने समझा कि इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप के होते हैं। इनेट के अंदर स्पीसीज, रेशियल और इंडिविजुअल, ये तीन हमने देखी। एक्वायर्ड के अंदर भी एक्टिव और पैसिव होते हैं। एक्टिव में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल होंगे, और पैसिव में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। ये सब हमने देख लिए। इम्यूनोग्लोब्युलिन को हमने पढ़ा, जिसमें आईजीजी, ए, एम, डी, ई को हमने देखा। इसके बाद में हम वैक्सीन को पढ़ना शुरू किया। फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी, इसमें वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, लेफ्ट आउट, ड्रॉप आउट, फुली इम्यूनाइज्ड, कंप्लीटली इम्यूनाइज्ड, एटीन्यूएशन, ये सारी टर्म हमने डिस्कस। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। अच्छा जी, परी चोर थी दिल्ली में ना, बॉय लव्स द क्राइम। चलो जी, देखो, लाइव एटेन्युएशन की बात करते हैं तो हमको यहां पर समझ आ गया कि हम लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो किलिंग पावर है उसको डिक्रीज कर देंगे, जो वायरुलेंस है उसको कम कर दिया जाएगा। लेकिन क्या मेंटेन किया जाएगा? तो आप कह दोगे मेंटेन एंटीजेनिसिटी। समझना इस बात को, इसका मतलब जो छेड़ने वाली क्षमता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी। क्या आपको ये बात क्लियर है ना? अब आप ये देखो, इसमें करते क्या है, इसमें आप ये याद रखेंगे, आई लव चिक एम्ब्रेयो। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, प्यार को बदल देते हैं ना, टाइम बहुत हो गया, बदल देना चाहिए, टाइम टू टाइम प्यार चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो। फिर आई फॉर इन्फ्लुएंजा, तो हम लाइव इन्फ्लुएंजा की बात कर रहे हैं, जिसको आप वाया नेजल रूट देते हैं। ठीक है, एल जो है वो लाइव वैक्सीन को बता रहा है। चिक का मतलब चिकन पॉक्स वैक्सीन है। अब ये बात आप बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा कि चिकन पॉक्स वैक्सीन के अंदर स्ट्रेन आपको पढ़ाऊंगा मैं, तो यहां पर जो लाइव वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं, वो ओका स्ट्रेन वाली जो चिकन पॉक्स वैक्सीन है, वो क्या हो जाएगा? यो क्या कह दिया? कुछ नया लाया जाए। हाँ बेटा, नया लाया जाए। साहिल, पूरी कोशिश में लगे रहो, हमेशा कोशिश करते रहो। नालायको, डर जाओ, पढ़ लो, सिलेक्शन ले लो। अरे तुम तो लड़के हो, 80-20 रेशो है, खुश हो जाओ, एक को 4 मिलेंगी, मजा आ जाएगा। हाँ, पर तुम में काबिलियत होनी चाहिए, पता लगे कि 4 जना एक लेके बैठा है। ठीक है, चलो। तो चिकन पॉक्स वैक्सीन हो गया। इसके बाद में जापानीज एनसेफेलाइटिस लाइव,
इसके अंदर भी हम जो स्ट्रेन की बात करेंगे वो लाइव वाला जो स्ट्रेन है वो हो जाएगा SA 14 14 2। फिर क्या आएगा एम, है ना। जब हम एम की बात करेंगे तो मीजल्स या MR, जिसको आप मीजल्स रुबेला कह दोगे। फिर क्या आएगा BCG। फिर आर रोटा वायरस वैक्सीन। वाई येलो फीवर वैक्सीन। ओ OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। किसने डिस्कवर की थी तो आप कह दोगे डिस्कवर्ड बाय सेविन। इस तरह से याद रख लोगे। अरे जल्दी बोलो। I 4 इन्फ्लुएंजा, एल का मतलब लाइव वैक्सीन से है, चिक का मतलब चिकन पॉक्स से है, ई एंसेफेलाइटिस, एम मीजल्स, बी BCG, आर रोटावायरस, वाई येलो फीवर वैक्सीन और ओ इसका मतलब है ओरल पोलियो वैक्सीन। इस तरह से आप इसको देखेंगे। और इस अदर्स में एक लाइव प्लेग वैक्सीन भी आप याद रख सकते हो। तो जब भी आप लाइव वैक्सीन की बात करोगे, जहां पर हम समझ गए कि पहले क्या कर दिया जाता है, एटीन्यूएशन कर दिया जाता है, इसके अंदर आप इन वैक्सीन को याद रख लोगे। आप ये भी कह दोगे कि जब किल्ड वैक्सीन से तुलना की जाए तो ये ज्यादा पोटेंट होती है। मैं आपको आगे एडजुवेंट बताऊंगा। लाइव वैक्सीन के लिए एडजुवेंट की नीड नहीं होती, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। दोनों ट्रिक लव ही है बेटा, प्यार ही है सब कुछ। प्यार बिना जीवन में कुछ नहीं है। और प्यार तभी मिलता है जब जीवन में तुम सफल होते हो, जेब में पैसे होते हैं। वरना तो घर वाले भी साथ छोड़ देते हैं एक समय के बाद। तो बहुत ज्यादा पैसा कमाओ, बहुत ज्यादा सफल बन जाओ। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। ठीक है। तो बहुत मेहनत करो, क्योंकि बहुत मेहनत करने से हो जाता है। समझ में आई। एक बात ये भी सुन लेना कि अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम गैप बिटवीन 2 डोजेज ऑफ लाइव वैक्सीन, तो आप कह देंगे 4 वीक्स। एक क्वेश्चन और बोला जाए कि आपसे पूछा जाए गैप बिटवीन इम्यूनोग्लोब्युलिन एंड लाइव वैक्सीन, तो कह दीजिएगा 2 वीक्स। कह दीजिएगा 2 वीक्स। याद रखेंगे क्या ये सारी बातें आप? हाँ। इस तरह से इन सारी बातों को आप ध्यान रखते चलिएगा। और ये जो लाइव वैक्सीन के एग्जाम्पल हैं इनको समझ लीजिए। ठीक है। और इन्हीं बातों के साथ में हम आगे बढ़ जाते हैं। प्यार में बहुत ज्यादा खो मत जाइए। इसके बाद में सेकेंड वन इज किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। जब किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की बात करते हैं, एक सेकेंड, क्या हुई? जाओ, पापा आते हैं, जाओ। हाँ। चलिए। तो किल्ड और इनएक्टिवेटेड की बात करेंगे कि जब वैक्सीन को मार दिया जाए, तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि किल्ड ऑर्गेनिज्म यहां पर इंजेक्ट किए जाते हैं। और किल कैसे किया जाएगा तो आप कह देंगे किल्ड वाया हीट और केमिकल, है ना। इनको आप प्रेगनेंसी के दौरान भी दे सकते हैं, लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते। ये भी आपको ध्यान रहे कि बूस्टर डोज की नीड होती है।
यहां पर मल्टीपल डोज या बूस्टर डोज की जरूरत होती है, जिससे कि इम्यूनिटी को या इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया जा सके, एंटीबॉडी को प्रोडक्शन किया जा सके, है ना। सर बिटिया है क्या आपकी? हाँ जी, वो आ जाती है, क्या करें। आज तो पता नहीं कैसे वो शरीफ वाली फील दे गई अपने आप की, आई गई। ये बेचारी चिप्स मांग रही थी। चिप्स नहीं मांग रही थी वो, बेटा तुम्हारे सारे ये जो है ना, माइक, पेन, माउस, वो सब मांगती है वो। उसको बड़ा पसंद है। अगर मैं उसको छोड़ देता ना, अभी वो स्क्रिबल वाले फॉर्म में आ जाती। ऐसे कुछ आपके नोट्स दिख रहे होते और आपके इम्यूनाइजेशन इस तरह से दिख रहा होता। ठीक है, तो उसको वहीं रहने दिया जाए। तो यहां पर चलिए फटाफट से इसके नेमोनिक की बात करते हैं। नेमोनिक याद रखिएगा किल्ड, जिसमें आप K4 कह दोगे, KFD, कैसन और फॉरेस्ट डिजीज। सेकंड कह दोगे IPV, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इसको डिस्कवर किया गया था बाय साल। इसके अलावा किल्ड इन्फ्लुएंजा। इस इसके अलावा जापानीज एनसेफेलाइटिस। अरे जापानीज के बाद पूरा सुनना ना, जापानीज सुनते ही तुम्हारा ध्यान इधर उधर हो जाता होगा। ठीक है, तो ये किल्ड वाला है। जिसके स्ट्रेन की आप बात करेंगे तो कोलर स्ट्रेन जो है वो किल्ड वाला होता है। इसके अलावा डॉग वैक्सीन या डॉग वाइट से तो रेबीज वैक्सीन की आप बात करेंगे। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब बच्चों किल्ड के एग्जाम्पल हो जाएंगे। KFD, IPV, किल्ड इन्फ्लुएंजा, जापानीज एनसेफेलाइटिस और रेबीज वैक्सीन। ये सब कौन से हो गए? ये हो गए बच्चों किल्ड। आगे बढ़े। इसके बाद में हम बात करें अगर मॉडिफाइड टॉक्सिन्स की, मॉडिफाइड टॉक्सिन और टॉक्सॉइड की बात करें तो फटाफट से इनके एग्जाम्पल बताइएगा। इसमें आप डिप्थीरिया टॉक्सॉइड की बात कर लेंगे। इसमें आप देखो, टिटनेस टॉक्सॉइड जो है ना, ये अभी रिप्लेस हो गया TD से। क्या होता है कि जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं ना बैक्टीरिया, उनको डिटॉक्सिफाइड कर दिया जाता है, उनको हार्मलेस बना दिया जाता है। सर जी हमने पूरा सुना, हाँ फिर ठीक है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देंगे? मॉडिफाइड टिटनेस की बात, टॉक्सिन्स की बात कर लेंगे। इसके अलावा पॉलीसैकेराइड्स, और फॉर्म बता देता हूं मैं आपको इसके। पॉलीसैकेराइड्स के अंदर आप न्यूमोकोकल, मेनिंजोकोकल और हिब की बात करेंगे, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। क्लियर है? तो इस तरह से आप यहां पर इन पॉलीसैकेराइड्स की बात भी यहां पर कर लेंगे। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स यहां पर हो गए। इसके अलावा, इसके अलावा मॉडिफाइड हो गए। प्रोटीन वाले बता देता हूं, प्रोटीन वैक्सीन, जहां पर सेल वॉल का जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो काम में लिया जाता है, जिसके अंदर आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की बात करेंगे। कॉन्जुगेट आप समझ लीजिएगा। कॉन्जुगेट के अंदर आप कह देना न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, PCV लिख दूं चलेगा। हिब वैक्सीन। इसके अलावा अगर रिकॉम्बिनेंट की बात की जाए तो इसके अंदर आप हेपेटाइटिस बी की बात कर लो, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की बात कर लो। ये सभी रिकॉम्बिनेंट टाइप हो जाएंगे, जहां पर DNA टेक्नोलॉजी को काम में लेके इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग ये आपने टाइप पढ़े होंगे और उनके एग्जाम्पल आपने यहां पर पढ़ लिए।
किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए, क्योंकि यहां पर अभी तक कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ ली हैं वो देख लो। लाइव, किल्ड, इसके बाद में लाइव हो गया, किल्ड हो गया, टॉक्सॉइड हो गया, एमआरएनए। अरे एक बात ये भी देख लो चलो, अगर आपसे कोविड 19 की बात की जाए तो ये एमआरएनए वैक्सीन है। इस तरह से बहुत सारे हो गए, ठीक है। तरहिब बताइए, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी पॉलीसैकेराइड के अंदर आता ही, ठीक है। कॉन्जुगेट भी आप इसको कह सकते हैं इस तरह से। सौम्या, क्लियर है क्या? ये सर। अच्छा और देख लो, कॉम्बिनेशन में भी आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में ये जो पेंटावेलेंट है इसके अंदर हम 5 वैक्सीन को इंक्लूड करते हैं। एक तो ये डीपीटी हो गया जिसके अंदर डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस की आप बात करेंगे। फिर फोर्थ वन इज हेपेटाइटिस बी एंड फिफ्थ वन इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये 5 हो जाएंगे। एमएमआर की जब बात करते हैं तो ये मीजल्स, मम्स एंड रुबेला को बताता है। डीपीटी जो होगा वो अभी अभी आपको बताया, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनेस। एमएमआरवी की बात करते हैं तो मीजल्स, मम्स, रुबेला के साथ में वेरिसेला की बात। इस तरह से आप यहां पर समझ सकते। 6th, 10th एंड 12th वीक पर देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अभी बाकी हम नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल के अकॉर्डिंग पूरा पढ़ लेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो हम बहुत डिटेल में पूरा पढ़ेंगे कि किस तरह से नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल के अकॉर्डिंग कौन सी वैक्सीन कब दी जाती। चलो क्लियर है क्या? ये हम सब करो फटाफट, जल्दी जल्दी, है ना। जितनी चीजें हो सकती हैं उतनी हम आज डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हम एक दो टर्म और डिस्कस करें। मैंने आपको बोला था कि नो लाइव वैक्सीन जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने कहा था नो नीड ऑफ एडजुवेंट्स। व्हाट इज एडजुवेंट? व्हाट इज एडजुवेंट? डिम्पल मिश्रा, एमसीक्यू नहीं होगा क्या? नहीं होगा, नहीं। थ्योरी क्लास है बेटा ना। आप लोगों की डिमांड थी, इम्यूनाइजेशन चाहिए था, मजा आ रहा है या नहीं? बोलो। जिस तरह से आपको इम्यूनाइजेशन चाहिए था उतना डिटेलिंग में आपको इम्यूनाइजेशन अभी तक मिल रहा है या नहीं? कह दो। ऐसे ही कोई भी लेंथी टॉपिक लगे, आपको कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए तो, आपको ट्यूबरक्लोसिस चाहिए तो, आपको मलेरिया चाहिए तो बता देना, आपको मिल सब जाएगा, लेकिन सिलेक्शन हो जाना चाहिए नालायक को। चलो अब एडजुवेंट की बात यहां पर बताइए। व्हाट इज या व्हाट डू यू मीन बाय एडजुवेंट? व्हाट इज एडजुवेंट बच्चों? देखो सुनो, हम क्या करते हैं वैक्सीन के अंदर, इन एडजुवेंट जो ये सब्सटेंस होते हैं इनको अगर इस वैक्सीन के अंदर ऐड कर दिया जाए और वैक्सीन के अंदर ऐड करने के बाद में जो इम्यून रेस्पॉन्स है ना वो एनहांस होना चाहिए। एडजुवेंट वो सब्सटेंस हैं जिनको वैक्सीन के अंदर ऐड करने से जो इम्यून रेस्पॉन्स है वो एनहांस हो जाता है। उससे क्या होगा कि अगर आप ये करते हैं तो अमाउंट ऑफ वैक्सीन रिड्यूस की जा सकती है, कि वैक्सीन का अमाउंट रिड्यूस कर दिया, जो नंबर ऑफ डोज है वो यहां पर लिमिट कर दी जाए, और ये सब करने के बाद भी क्या हो गया, इम्यून रेस्पॉन्स एनहांस हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं?
उसको हम कहते हैं बच्चों एडजुवेंट। और इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रखेंगे मेनली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम फॉस्फेट भी होता है। आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को याद रखें। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट भी होगा ना, जिसको आप डीपीटी के अंदर, हेपेटाइटिस ए के अंदर, हेपेटाइटिस बी के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये तो है एडजुवेंट। सर किल्ड वैक्सीन याद करने का ट्रिक, किल्ड किल्ड से बताया ना आपको मैंने, देखा नहीं क्या? किल्ड से बताया ना। K4 KFD IPV, L से याद रखोगे किल्ड, फिर E4 एंसेफेलाइटिस और D4 डॉग। इस तरह से बता दिया था ना। कोई बात नहीं, भूल गई होंगी। इसके अलावा बताइए एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? देखो, जब किसी वैक्सीन के अंदर आप बैक्टीरियल कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या डाल दिया जाएगा? एंटीबायोटिक्स। क्यों यूज करेंगे? जिससे कि बैक्टीरियल कंटामिनेशन को प्रिवेंट किया जा सके। इसमें आप क्या याद रखेंगे? जैसे हम नियोमाइसिन या पॉलीविक्सिन वे की बात करें, तो ये तो काम में ली जाती है वेरिसेला वैक्सीन के अंदर, इन्फ्लुएंजा के अंदर, टीपीटी के अंदर, आईपीवी के अंदर, एमएमआर के अंदर। अगर बोला जाए जेंटामाइसिन, तो इसको आप काम में लेते हो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के अंदर। और स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन की बात की जाए तो ये आप आईपीवी के अंदर का, स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन, है ना। इस तरह से ये क्या होंगी? ये हो जाएंगे बच्चों एंटीबायोटिक। अच्छा, और बढ़ जाते हैं और हम बात कर लेते हैं यहां पर किसकी? हम यहां पर प्रिजर्वेटिव की बात करें। व्हाट इज प्रिजर्वेटिव? बताइए, इस प्रिजर्वेटिव शब्द का क्या मतलब है? जहां पर जो अनवांटेड ग्रोथ है ना, अनवांटेड माइक्रोवियल कंटामिनेशन ऑफ वैक्सीन को प्रिवेंट कर रहे हैं। ये होते हैं प्रिजर्वेटिव। और प्रिजर्वेटिव के एग्जाम्पल के तौर पर मेनली आप जो काम में लोगे वो होगा फिनॉक्सी एथेनॉल, विच इज मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रिजर्वेटिव ना। इसके अलावा फिनॉल को काम में आप ले सकते हैं। इसके अलावा थायोमर्सल को काम में ले सकते हैं। क्लियर? नहीं नहीं, ये आप इतना ही याद रखें सुमित कुमार, जितना बता रहे हैं उतना याद रखो, काम हो जाएगा। अच्छा, स्टेबलाइजर क्या होता है, जल्दी से ये बताइएगा। स्टेबलाइजर क्या हो जाएगा? व्हाट इज स्टेबलाइजर बच्चों? ये टर्म पता होनी चाहिए आपको। अरे एडजुवेंट क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, स्टेबलाइजर क्या है, प्रिजर्वेटिव क्या है। कि जब स्टेबलाइजर का मतलब स्टेबलाइज कर देता है, जिसका मतलब है केमिकल रेस्पॉन्स को इनहिबिट कर देगा। और क्या करता है? कंपोनेंट की जो सेपरेशन है उसको प्रिवेंट करेगा। और स्टिकिंग टू वाइल। ठीक है, जब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, उस समय पर ये काम में आएगा। जिसके एग्जांपल के तौर पर आप लैक्टोज, सुक्रोज, अमाइनो एसिड, एल्ब्यूमिन, जिलेटिन ना, या इनके सॉल्ट होते हैं बच्चों, जिसमें आप मोनोसोडियम ग्लूटामेट की बात करेंगे। ग्लूटामेट
इस तरह से। ये कुछ नया लगा क्या? एकदम चुप हो गए हो आप लोग कि सर सब कुछ अच्छा चल रहा था सर, पर उसके बाद में ना ये पता नहीं क्या तो आ गया, हम तो चुप ही हो गए। सर आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, धन्यवाद जी। मैं तो आदमी बहुत अच्छा हूँ बेटा। तुम भी हो जाइए फटाफट से। चलिए, इस तरह से यहाँ पर आपने ये चारों टर्म समझी होंगी, है ना? ये चारों टर्म समझने के बाद में अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। इस इम्यूनाइजेशन के अंदर और आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो हमें काफी परेशान करते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। सॉरी। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन फटाफट बताओ, प्रेगनेंसी के अंदर आप कौन सी वैक्सीन को नहीं दोगे? सर सब तुक्का मार रहे हैं इसलिए सन्नाटा हो गया। सीख रहे हो ना? मेन बात ये है, जब आप आए हैं ना, आप बार बार इम्यूनाइजेशन कह रहे थे, अब कहने के बाद में जब क्लास लगाई जाए और उसके बाद में डिसअपॉइंट होके जाओ कि क्या पढ़ा दिया, या और एक होता है कि यार क्या पढ़ा दिया, सीखने को मिला। ठीक है, तो वो थोड़ा सा चेंज और डिफरेंस होना। अगर सीखने को मिल रहा है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैं जो कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुंच रही है, आपको मदद कर रही है। यही तो मोटो है ना? फाइनल काम तो यही है ना कि किसी भी तरीके से वो सब आप लोगों को दे दिया जाए जो आपका नोट सेट निकलवा दे। ठीक है, चल। देखो, प्रेगनेंसी के अंदर आप कहोगे बेटा कि जितनी भी लाइव वैक्सीन है ना, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। एक्सेप्शन के तौर पर आप येलो फीवर वैक्सीन की बात करो। आपको एक बात पता है क्या? इंडिया के अंदर एक्चुअल में येलो वैक्सीन यूज ही नहीं होती। क्योंकि ना तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो होता है और ना ही यहां पर येलो फीवर होता है। इंडिया में नहीं होता, तो आप यहां पर यही याद रखेंगे। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि फीवर की कंडीशन में कौन सी वैक्सीन को आप कॉन्ट्रा इंडिकेट करोगे? ज्योति गिरी, गुड इवनिंग बेटा, बहुत लेट ज्वाइन किया आपने। तो फीवर कंडीशन में आप याद रखिएगा। देखो, वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर फीवर माइल्ड टू मॉडरेट है तो आप दो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, लेकिन वैसे अगर ओवरऑल आपसे पूछा जाए तो टाइफॉइड ओरल वैक्सीन नहीं देनी। आपसे कहा जाए एचआईवी के अंदर, तो आप लोग एचआईवी का नाम सुनते ही क्या कह दोगे बताइए? एचआईवी का नाम सुन के आप कुछ भी कहें उससे पहले ये सुन लें कि मैंने आप लोगों को इसमें भी कुछ सिखाने के लिए और इसको डिटेलिंग में कर दिया कि एचआईवी है मान लिया, अगर एसिम्टोमेटिक है तो, और सिम्टोमेटिक है तो आप कह देंगे कि अगर एसिम्टोमेटिक है तो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर सिम्टोमेटिक है तो इसमें भी अगर आप देखें कि एडल्ट की बात करते हैं तो कह देना ऑल लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड एक्सेप्ट मीजल्स, एमएमआर एंड वेरिसेला। और जब आपसे कहा जाए न्यूबॉर्न के अंदर तो कह देना कि हाँ जी बिल्कुल, यहां भी ऑल लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, लेकिन इसमें भी एक्सेप्ट कह दीजिएगा मीजल्स एंड ओपीवी वैक्सीन। याद रख लोगे? अगर आपसे कहा जाए प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज तो उस कंडीशन में कह देना पेंटावेलेंट, डीपीटी। ये दोनों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं और उसका रीजन है पर्टुसिस, क्योंकि ये जो पर्टुसिस है ना, ये सीजर्स करवाता है। इस वजह से डीपीटी और पेंटावेलेंट नहीं देंगे।
अगर इम्यूनो सप्रेशन की कंडीशन है तो जितनी भी लाइव वैक्सीन है वो नहीं देनी है। अगर एग से एलर्जी है तो येलो फीवर वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एग से एलर्जी है तो। अगर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की बात की जा रही है तो यहां पर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होगी। अगर रिकरेंट यीस्ट इंफेक्शन है तो ऑल लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाएंगी। इस तरह से आपको यहां पर ये सारी बातें याद रखनी होंगी। ऐसे ही अगर आपसे लैक्टेशन के बारे में पूछ लिया जाए तो लैक्टेशन में भी आप कह दोगे येलो फीवर जो वैक्सीन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। एक बात बताऊं, फीवर में कोविड-19 भी नहीं देते। ठीक है। हाँ जी, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के अंदर आप मेरस्मस एंड क्वाशियोरकर को देखोगे। मेरस्मस मतलब सूखड़ा सा बच्चा और क्वाशियोरकर मतलब मोटा ताजा। हालांकि ये देखा जाता है कि प्रोग्नोसिस मेरस्मस का ज्यादा अच्छा है। ठीक है, टॉपिक से भटकाएं नहीं, इन इम्यूनाइजेशन पर ही रहते हैं। तो ये आप यहां मेंशन करते चलोगे, अपने नोट्स में मेंशन कर लेना, क्योंकि ये सारी चीजें आपको याद करने वाली चीजें आ जाती हैं। ये याद रहेंगी तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, और बढ़ते हैं। अगर आपसे डिजास्टर और एपिडेमिक की कंडीशन में वैक्सीन के प्रोटोकॉल की बात की जाए तो आप मुझे ये बताइएगा कि डिजास्टर के बाद में कौन सी वैक्सीन देंगे। आपको समझ आता है कि पोस्ट डिजास्टर मीजल्स देंगे, क्यों? देखो, पोस्ट डिजास्टर आप कहोगे कि ऑल वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड एक्सेप्ट करके कह देना मीजल्स वैक्सीन, क्योंकि मीजल्स के होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आप कह देंगे कि गिवन इन 3 days ऑफ एक्सपोज। 3 days ऑफ एक्सपोजर में दे देंगे। एक्चुअल में होता क्या है कि इसका जो नेचुरल इंक्यूबेशन पीरियड है वो 10 से 14 दिन होता है, और एंटीबॉडीज फॉर्म होने में जो टाइम लेती हैं वो कितना ले लेंगी वैक्सीनेशन के बाद में? वो 7 से 10 दिन ले लेंगी। इसलिए 3 दिन के अंदर अंदर क्या कर देना चाहिए? मीजल्स की वैक्सीन लगा देनी चाहिए। तो आप कहेंगे पोस्ट डिजास्टर कौन सी वैक्सीन? आप आंसर कर दीजिएगा मीजल्स वैक्सीन। अगर आपसे कहा जाए कि अगर आउटब्रेक ऑफ पोलियो होता है तो आईपीवी नहीं ओपीवी लगाओगे, नॉट आईपीवी। अगर बच्चा सेरेब्रल, जो सेरेब्रल पाल्सी है उस कंडीशन में पेंटावेलेंट और डीपीटी देंगे। सीजर अगर कंट्रोल है, सीजर अगर कंट्रोल नहीं है तब तो आप पेंटावेलेंट और डीपीटी नहीं देते हो। लेकिन अगर एंटी एपिलेप्टिक चल रही हैं तो उस कंडीशन में आप कहोगे कि पेंटावेलेंट और डीपीटी कैन बी गिवन, कैन बी। आई थिंक अभी आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। कोई भी तरीके का इसमें डाउट है तो पूछ लो। जिसमें हम क्या बोल रहे हैं, जिसमें हमने आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बता दिए, अलग अलग कंडीशन में कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी, और डिजास्टर और वो सब तरीके से भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर आना चाहिए। चाहे कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर इम्यूनाइजेशन से क्वेश्चन आता है आंसर आपको पता होना चाहिए। और देखिए, हम बात करते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल की। बहुत अपडेट होता है ना? लेटेस्ट पढ़ते हैं, पढ़े, याद रखना।
नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल, जहां पर इसके जो बेनिफिशियरी हैं वो बर्थ से लेकर और 16 साल तक के बच्चे हैं और प्रेग्नेंट फीमेल है। अब यहां पर एट बर्थ अगर आपसे बोला जाए तो आप कह दीजिएगा बीसीजी लगाएंगे, ओपीवी 0 लगाएंगे और हेपेटाइटिस बी की भी बर्थ डोज यहां लगा दी जाए। ऐसा ही है। अगर 6 वीक पर आपसे कहा जाए तो आप कह देना ओपीवी फर्स्ट, पेंटावेलेंट फर्स्ट, रोटावायरस फर्स्ट, एफआईपीवी फर्स्ट, पीसीवी फर्स्ट, ये लगा देंगे। बच्चा बच्चा जानता है। क्या जानता है बच्चा बच्चा? नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल जानता है क्या? तो फिर आप लोग बताओ, मैं आप जो बताओगे उस अकॉर्डिंग लिखूंगा फिर। साहिल ऐसा कह रहे हो क्या? चलिए फिर आप लोग बताइए कि 10th वीक पर कौन कौन सी लगाएंगे, जल्दी बताओ। क्लास का पीडीएफ नहीं आ रहा है टेलीग्राम पर? बेटा आज की क्लास का आ जाएगा, डोंट वरी। नहीं आ रहा है, मैं बोल दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, मेरे को कह दिया करो तुम। अच्छा, बीसीजी ओपीवी और हेपेटाइटिस बी वाला पता है सबको? ये तो बताओ ना। अरे मैं गुस्सा होके थोड़ी कह रहा हूँ ना लाइक को, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, फटाफट बोलो ना तुम लोग। मैं अगर लिखता चला गया तुम सो जाओगे, तुमको मेरे को पता है तुम्हारा, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ कि सर, मेरे को पता है ना। जैसे ऑफलाइन में जब बच्चे, हम भी तो बच्चे रहे हैं ना, कि जब टीचर कंटिन्यू लिखा रहा होता है तो उनको लगता है कि रुक जा, हाँ, थक थक गए हैं, बच्चे पे दया कर लो। और जब कंटिन्यू कुछ बातें कर रहे होते हैं तब आपको लगता है कि सर लिखा दो ना यार, अब लिखाओगे तो हम नींद ले पाएंगे ना। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, इंटरेक्टिव बनाना है। सर बहुत टाइम लगता है पीडीएफ आने में, टेंशन ना लो, आज बोल देंगे, कल से ये दिक्कत खत्म हो जाएगी तुम्हारी। तो 10th वीक पर देखो बेटा, ओपीवी सेकेंड, पेंटावेलेंट सेकेंड और रोटा वायरस सेकेंड लगा देंगे। 14th वीक पे बताइएगा फटाफट से, ओपीवी थर्ड, पेंटावेलेंट थर्ड, रोटा वायरस थर्ड, एफआईपीवी सेकेंड और पीसीवी सेकेंड। 9 मंथ पर आ जाइए, जहां पर आप एमआर फर्स्ट, जापानीज एनसेफेलाइटिस फर्स्ट, पीसीवी की बूस्टर डोज आ जाएगी, एफआईपीवी थर्ड, विटामिन ए ना 1 ml या 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, इसको हम आगे और आपको बता देंगे, तो इसलिए इसको यहां पर छोड़ दीजिए, मैं अलग से बता दूंगा। इसके बाद में 16 to 24 मंथ की बात करते हैं, एमआर सेकेंड, जापानीज एनसेफेलाइटिस सेकेंड, ओपीवी बूस्टर और डीपीटी बूस्टर की भी फर्स्ट डोज, फर्स्ट बूस्टर आप कह देंगे। क्लियर? 5 ईयर पर आप जब बात करेंगे तो आप डीपीटी सेकेंड बूस्टर की बात कर लेना। एक्चुअल में आप 5 से 6 साल इसको रेंज में लिख सकते हो। जब हम 10 साल पर बात करते हैं तो देखो टीटी रिप्लेस हो गया है टीडी1 से। जो टिटनेस टॉक्सॉइड था ये टिटनेस डिप्थीरिया हो गया और 16 साल की उम्र पर टीडी2 लगाया जाता है। इस तरह से आप यहां पर इसको याद रखने वाले हैं। तो हमने आपको जो कहा वो आपको समझ में आया। बर्थ के टाइम पर आप कहेंगे बीसीजी, ओपीवी 0, जिसको आप विद इन 15 डेज लगा देंगे, है ना। हेपेटाइटिस बी को विद इन 24 आवर्स लगाया जाना चाहिए, कंपलसरी है सभी के लिए। ठीक है। अच्छा एक बात और सुन, एक बात और सुन, कोई खाली पेज ही नहीं आ रहा।
देखिए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, हमने कह दिया हेपेटाइटिस बी एट बर्थ लगाया जाता है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि मदर जो है वो एचबीएस पॉजिटिव, खूब बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस समय पर क्या आप हेपेटाइटिस बी लगाएंगे? नो। फिर इस समय पर आपको याद रहे कि जो बच्चा है उसको दोनों वैक्सीन लगानी है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन तो आप करेंगे ही करेंगे, साथ में आप क्या देने वाले हो? इम्यूनोग्लोब्युलिन, पैसिव इम्यूनाइजेशन। याद रहेगा, ठीक है। बोथ, तो इस तरह से अगर आप एट बर्थ नाम याद रखना चाहें तो BOB, BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी। अब आप ये याद रखो, देखो 6, 10 और 14 की बात करते हैं तो पेंटा फर्स्ट 6 पर, सेकंड 10th पर और थर्ड 14th पर, है ना, मतलब 4-4 वीक का डिफरेंस हुआ या नहीं। ऐसे ही OPV फर्स्ट 6 पर, सेकंड 10th पर और थर्ड 14th पर, इस तरह से आप याद रखेंगे। रोटा वायरस के लिए आप याद रखेंगे कि रोटा वायरस 10th पर 6 वीक्स, सॉरी 6 वीक्स पर फर्स्ट, 10th पर सेकेंड और 14th पर थर्ड। आईपीवी के लिए याद रखेंगे आप, आईपीवी एक तो 6 वीक पर होता है और दूसरा 14th पर। ऐसे ही पीसीवी फर्स्ट 6 पर और सेकेंड 14th पर। सर विटामिन बी तो 9 मंथ पे देते हैं बेटा, ये शायद लिखा हुआ है मैंने, आपने देखा नहीं है। विटामिन ए मैंने लिखा है। 9 मंथ पर आप याद रखेंगे मीजल्स देंगे, एमआर की फर्स्ट डोज दी जाएगी, पीसीवी बूस्टर देंगे कुछ स्टेट्स के अंदर, और जापानीज एमसिफेलाइटिस की फर्स्ट डोज दे दी जाती है। मीजल्स की सेकेंड डोज दे दी जाएगी 16 टू 24 पर, डीपीटी बूस्टर दे दिया जाएगा फर्स्ट। इस तरह से आप यहां पर याद रखने वाले हैं। प्रेगनेंसी में भी आप याद रखें, देखो कि प्रेगनेंसी के अंदर टीडी फर्स्ट दिया जाता है फर्स्ट विजिट पर, और टीडी सेकेंड दिया जाता है आफ्टर 4 वीक। सॉरी सर नहीं देखा, टेंशन नहीं लेना। सर ओपीवी कब तक दे सकते हैं अगर मिस हो गया है तो? बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने इम्यूनाइजेशन खत्म नहीं किया है, सब्र रखें, बाबा के दरबार में सब मिलेगा, है ना, मैं बताऊंगा आपको डिलेड इम्यूनाइजेशन। अच्छा एक बात विटामिन ए के बारे में और सुनो, कि जब हम विटामिन ए की बात करते हैं तो हमने कहा कि सबसे पहले आप इसको स्टार्ट करते हैं एट 9 मंथ्स। 9 मंथ पर आप देते हैं 1 ml या फिर आप कह दोगे 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। इसके बाद में यहां से इसकी जो सेकेंड डोज है ये दी जाती है 18 मंथ पर, और ये दी जाती है 2 ml या फिर 2 lakhs इंटरनेशनल यूनिट। इसके बाद में बच्चों याद रखें कि 5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन ए देना है, और कितना देना है तो आप कह दोगे 2 lakhs इंटरनेशनल यूनिट। कब कब दे देंगे तो देखते चलिए, 24 मंथ्स, 30 मंथ्स, 36 मंथ्स, 42 मंथ्स, 48 मंथ्स, 54 मंथ्स और देन 60 मंथ्स। इस तरह से टोटल आप देखेंगे तो 9 डोज दी जाती हैं। टोटल कितना निकल के आ जाएगा? 17 lakhs इंटरनेशनल यूनिट। समझ में आई बात? और कैसे देना है, जैसे स्पून में अगर आपने स्पून भर के देते हो तो ये 2 ml की होती है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हो गई।
और अगर आप अंदर अंदर वाला जो धसा हुआ पार्ट है ना चम्मच का, उतना देते हो तो ये 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। कि अगर जो इनर सर्कल ऑफ स्पून है उतना बढ़ते हो तो मतलब 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट है, और नहीं तो क्या है, 2 lakhs इंटरनेशनल। इस तरह से आप इसको याद रखोगे, जो भी कुछ डाउट हो इसके अंदर वो पूछ लोगे। और इस तरह से हमने इस इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल को देखा, इसके बारे में सारी बातें हमने जानी। FIPV का मतलब समझते हो क्या? कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए मैं आपसे क्या कह दे रहा हूं। तो फ्रैक्शन का मतलब हो जाएगा कि अगर 1/5 ऑफ फुल डोज की आप बात करें, अरे फुल डोज होती है 0.5 ml, FIPV का मतलब 1/5 मतलब 0.1 ml जब देंगे तो इसको हम फ्रैक्शन ऑफ IPV, ठीक है, इसका 1/5 पार्ट यहां पर दिया जाएगा। इस तरह से आप यहां पर इसको याद रखने वाले, ध्यान रहेगा क्या? अच्छा और सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि प्राइमी ग्रेविडा है, या फिर अब ऐसे कह दो प्राइमी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा विद लास्ट चाइल्ड बर्थ है ना, या फिर आप कह दो 3 साल पहले डिलीवर किया था, तो उस समय पर आप 2 डोज लगाओगे टीडी वैक्सीन के। एक तो एज सुन एज पॉसिबल, और दूसरा आफ्टर 4 वीक्स। ठीक है, अगर 3 साल के बाद में दूसरी डिलीवरी है तो। और अगर आप कह दें कि मल्टी पेरेस विमेन है विद लास्ट चाइल्ड बर्थ, लेकिन वो बर्थ हो रहा है विद इन 3 इयर्स, उस समय पर एक सिंगल डोज ऑफ टीडी बूस्टर लगाया जाता है एट 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? कोई भी बात अधूरी तो नहीं रह जाएगी? बहुत खूबसूरत क्लास चल रही है सर, सेकंड पार्ट भी जल्दी करा दीजिएगा, 100% जल्दी करवा देंगे ना। ये नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल समझ में आ गया? अभी आपको कहीं इसमें कोई दिक्कत? देखो विटामिन ए के बारे में भी बता दिया, हेपेटाइटिस बी अगर मदर पॉजिटिव है तो भी बता दिया, FIPV का मतलब भी बता दिया, और यहां थोड़ा सा फंसते हैं तो वो भी सुन लो, है ना। तो टीडी के बारे में ये भी हमने बता दिया, टीडी बूस्टर कब देते हैं ये भी हमने बता दिया। तो क्वेश्चन गलत तो नहीं कर दोगे? अरे गलत हो गया ना भाई, वहीं पे ना मेरा बस चले कि भाई तुमने मेरी क्लास यहाँ पर इम्यूनाइजेशन की ली है, और इम्यूनाइजेशन से आया क्वेश्चन, नॉट सेट के एग्जामिनेशन हॉल में तुम बैठे हो, और अगर उसका सवाल का ऑप्शन तुम गलत चूज करने लगो तो तुम मेरे तरफ से खुद से ही चांटा दे लेना, है ना। मेरे को तो पता नहीं चलेगा, मैं सब में दे नहीं पाऊंगा, ऐसा मत करना ना। सही कर दोगे ना आप? ऑल क्लियर? सभी बच्चे बोलो फटाफट से थम्स अप कर दो। आप एमसीक्यूज भी कराना सर नेक्स्ट क्लास में, अच्छा ऐसा क्या? इसे कहते हैं पोस्ट का पोस्टमार्टम, अच्छा ऐसा। हाँ, ये सब कुछ चल रहा है मार्केट में, वो सब सीख रहे हो क्या? पोस्ट का पोस्टमार्टम और ये मार्टम और वो मार्टम क्या क्या कहते रहते हैं। चलो, अच्छा चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम यहां पर बात करते हैं कि कौन सी वैक्सीन है जिसको आप ओरल देंगे, कौन सी वैक्सीन है जिसको इंट्राडर्मल देंगे, कौन सी वैक्सीन है जिसको सबक्यूटेनियस देंगे, कौन सी वैक्सीन है जिसको इंट्रामस्कुलर देंगे। लिस्ट बता दूं क्या? है ना, एक दो पॉइंट और डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ेंगे, कि एक ही दिन में सब कुछ दे दिया पता लगे तुम्हारा दिमाग ही घूम गया। ठीक है, देखो समझो,
ओरल रूट से कौन सा देंगे? ओपीवी देंगे। डोज क्या होगी? आप कह देना 2 ड्रॉप, 2 बूंद जिंदगी की, ऐसा ही। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो आप कह देंगे रोटा वायरस। डोज क्या हो जाएगा कि भाई रोटा वायरस के लिए 5 बूंद जिंदगी की चाहिए होंगी। ठीक है। इसके बाद में इंट्राडर्मल पर आते हैं, तो आप बीसीजी की बात करेंगे और बीसीजी की जो डोज है वो 0.05 ml होगी। कब तक? 1 महीने तक। और 1 महीने के बाद में अगर दी गई तो 0.1 ml हो जाएगी। टिल 1 ईयर दे सकते हैं। ठीक है, बीसीजी के बारे में जो पूछ रहा था सुन लो। इसके अलावा साइट इसकी कौन सी हो जाएगी? तो आपको ये तो याद होना ही होना चाहिए, लेफ्ट अपर। और कौन सा होगा जिसको हम सबक्यूटेनियस जिसको हम इंट्राडर्मल रूट से देते हैं? बोलो। हाँ हाँ, ट्यूबरक्लोसिस के लिए देते हैं। लेफ्ट अपर आर्म, एक निशान हमारे आज तक बना हुआ है। तो दूसरा आप याद रखेंगे FIPV, जिसकी जो डोज है वो होगी 0.1 ml और साइट हो जाएगी राइट अपर आर्म। क्लियर? डन है क्या? चलो। सबक्यूटेनियस की बात करेंगे तो आप MR की बात कर लोगे, जिसकी जो डोज है वो हो जाएगी 0.9 ml, सॉरी 5 ml। और इसकी जो साइट है वो हो जाएगी राइट अपर आर्म। जो बच्चा इंट्राडर्मल में जापानीज एंसेफेलाइटिस बोल रहा था वो बिल्कुल गलत है। और ये भी मैं लाइव वाले की बात कर रहा हूं, जिसका मैंने आपको जो स्ट्रेन है वो ऐसे 14-14-2 बताया था, है ना। तो यहां पर इसकी जो डोज है वो आप याद रखेंगे 0.5 ml, लेफ्ट अपर आर्म पर दिया जाएगा। हर जगह नहीं देते, ओनली जो एंडेमिक एरियाज है वहां पर दिया जाता है। IM की जब बात करते हैं तो आप हेपेटाइटिस को याद रखोगे, हेपेटाइटिस बी को IM रूट से देते हैं। पेंटावेलेंट को आप IM रूट से देते हैं। डीवीटी डीपीटी को IM रूट से दिया जाता है। डोज होगी 0.5 ml। और लगाया कहां जाएगा? तो आप कह देंगे एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट थाई। इसके अलावा पीसीवी को भी IM रूट से लगाते हैं, जिसकी जो डोज है वो तो होगी 0.5 ml और इसकी जो साइट है वो हो जाएगी एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ राइट थाई। सर जी तनिक कलर चेंज करके लिख दें? क्यों, काला कलर पसंद नहीं आ रहा तुझे? गुलाबी चाहिए क्या? पिंक कलर वाला है क्या तू? हाँ, इसकी डोज सर अलग कलर से लिख दो, सर इसको इस कलर से लिख दो, ऐसा? पिंक कलर चाहिए क्या? बता, बोल दे, मन में मत रख। इस तरह से ये सारी बातें आपको समझ में आई। ये आपको समझ में आया कि कौन सी वैक्सीन हम कौन से देंगे? ये ले भाई, ये ले, ये बाद में पढ़ने में मिक्स हो जाता है। ठीक है, पढ़ूं आगे। एक लास्ट चीज और आपको बता देता हूं आज की क्लास में, जिसके बारे में आप बार बार कह रहे थे कि अगर मिस हो जाएगा तो कब तक दे सकते हैं। तो देखो, बीसीजी के लिए याद रखना कब तक दे सकते हैं, तो कह देना टिल 1 ईयर ऑफ एज। ओपीवी के लिए कह देना टिल 5 ईयर्स ऑफ एज। डीपीटी के लिए कह देना टिल 7 ईयर्स ऑफ एज। हेपेटाइटिस बी के लिए कह देना टिल 1 ईयर ऑफ एज। HIV के लिए कह देना टिल 6 ईयर्स ऑफ एज। रोटा वायरस के लिए कह देना टिल 12 मंथ्स ऑफ एज। मीजल्स के लिए कह देना टिल 15 ईयर्स ऑफ एज।
जापानीज एनसेफेलाइटिस के लिए कह देना टिल 15 इयर्स ऑफ एज। विटामिन ए के लिए कह देना टिल 5 इयर्स ऑफ एज। टीडी के लिए कह देना टिल 16 इयर्स ऑफ एज। पेंटावेलेंट के लिए कह देना टिल 1 ईयर ऑफ एज। FIPVV 1 ईयर ऑफ एज और PCVV 1 ईयर ऑफ। इस तरह से आप अगर देखें, देखो ये हमने ओवरऑल तो बता दिया, लेकिन अगर मैं आपको अलग से थोड़ा सा और लिख के कह दूं कि OPV 0 के लिए कही जाए तो कह देना टिल 15 डेज। अगर हेपेटाइटिस बी की 0 डोज के लिए कहा जाए, जो एट बर्थ वाली है, उसके लिए कह देना टिल 24 आवर्स। TD के लिए आप चाहें ना तो मैं आपको अभी के अकॉर्डिंग ये भी बता देता हूं, ये कह दिया गया है लाइफ लॉन्ग आप दे सकते। इनमें शायद आपको ज्यादा परेशानी आती हो तो इनको अलग से लिख लें। इस तरह से आप हर एक बात को यहां पर समझेंगे। आप चाहें तो इस बात को समझ सकते हैं, जैसे टिल 1 ईयर ऑफ एज के अंदर हमने एक साथ लिख लो आप कि भाई BCG हो गया, रोटा वायरस हो गया, FIPV हो गया, PCV हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, पेंटावेलेंट हो गया। ये सब एक साल तक दे सकते हैं, आप एक कॉलम बना के भी लिख सकते हो। 5 साल तक के लिए अगर आपसे कहा जाए तो OPV आपसे हो गया, मीजल्स हो गया, MR हो गया, विटामिन ए हो गया। इनको आप एक कॉलम में लिख दोगे। 6 साल तक में आप हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी की बात कर लोगे, हिब वैक्सीन की। 7 साल तक आप कह दोगे DPT। 15 साल तक जापानीज इंसेफेलाइटिस। और लास्ट लाइफ लॉन्ग आप कहोगे तो TD कह दो ना। तो एक एक कॉलम बना के एक एक करके लिख दोगे तो भी वो इजी रहेगा आप लोगों को याद करने में एक साथ के लिए। ठीक है, तो बाकी चीजें बाद में पढ़े। कुछ किलकारी ऐप, यूविन, वो सब बताएंगे, इंद्रधनुष, बिंद्रधनुष, एडवर्स इफेक्ट, कोल्ड चेन। ओहो सर, पीडिया के इंपॉर्टेंट टॉपिक RR पी के एग्जाम होने से पहले पढ़ा दीजिए प्लीज, आपकी मेहरबानी होगी। पीडिया बहुत टफ लगती है, आपका पढ़ाया समझ आ रहा है। ठीक है, पीडिया टफ लगती है आपको? पीडिया तो बहुत प्यारी सी है। सर मीजल्स 15 लिखा है आपने। हाँ गया। मीजल्स 5 है बेटा। ठीक है, मीजल्स 5 है। तो इस तरह से आई थिंक आपको आज की क्लास में अच्छा लगा होगा, आपको समझ आई होगी। इस तरह से आप आगे बढ़ना। बहुत कुछ पढ़ना है पीडिया में, ठीक है, जो भी पढ़ना हो, जो भी कुछ समझना हो बता देना। ठीक है, पीडिया का मास्टर तुम्हारी मदद के लिए तैयार है। लेकिन सिलेक्शन है ना, सिलेक्शन चाहिए। हमारी मांगे पूरी हो, अरे तुम्हारी मांगे जरूर पूरी होंगी, फिर बाद में मेरी मांग भी पूरी होनी चाहिए कि जब सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन मैसेज करोगे आप लोग। ठीक है, सिर्फ इतना कि सर हम सेलेक्ट हो गए, खुशी मिल जाती है मुझे। टॉपिक बहुत इजी है लेकिन बहुत सारा है उसमें पढ़ने के लिए। जी बिल्कुल, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट। हाँ, धुरंधर का नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। बिल्कुल जरूर, जल्दी ही प्लान करता हूँ मैं जैसे ही मैं स्केड्यूल देख लेता हूँ, शायद 7th को है मेरा नेक्स्ट क्लास। 7th, हाँ 7th को है शायद मेरी नेक्स्ट क्लास। उस दिन हम इम्यूनाइजेशन का सेकंड जो पार्ट है वो स्केड्यूल करवा लेंगे। डोंट वरी, आप लोग लगे रहिए, चलते रहिए, करते रहिए, हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। और फिर बहुत कुछ पढ़, बहुत कुछ सीखेंगे, है ना, लेके चलेंगे तुमको सिलेक्शन तक, गारंटी। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।